गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रियल गैस इक्वेशन, जिसका अल्टरनेटिव नेम है वंडरबॉल इक्वेशन। जो रियल गैस इक्वेशन है वो काइनेटिक थ्योरी के टू पोस्टुलेट को सेटिस्फाई नहीं करती है। वो टू कौन से पॉइंट हैं? फर्स्ट है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लेक्टेड देन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, कि जो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो ओवरऑल गैस के वॉल्यूम के कंपेयर में निगलेक्ट किया जा सकता है। कि अगर सपोज करो हमारे पास जो गैस है उसका वॉल्यूम 14 kg है, तो अकेला जो मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम अगर 0.001 है तो उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल आर निगलेक्टेड, कि उनमें जो अट्रैक्शन है और रिपल्शन है वो निगलेक्टेड है। मीन्स उनमें ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन है, मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा दूर दूर पड़े हैं गैस के। लेकिन अगर हम ये दोनों पोस्टुलेट रियल गैस पे लगाएं तो रियल गैस की जो कंडीशन रहती है एट लो प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो ये दोनों सेटिस्फाई नहीं होते हैं। अगर हम टेम्परेचर को लो कर देते हैं और प्रेशर को हाई करते हैं तो गैस कंप्रेस हो जाएगी और उसके मॉलिक्यूल क्लोज टू आ जाएंगे। तो फिर हमें गैस के एक सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी कंसिडर करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अगर मॉलिक्यूल क्लोज टू आ जाते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कंसिडर होती है, तो इसलिए ये पॉइंट भी गलत है। फिर रियल गैस के केस में ये पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं ओनली आइडल गैस के केस में। रियल गैस के केस में ये दोनों पॉइंट गलत है, तो इसीलिए हमें कुछ करेक्शन करनी पड़ेगी वॉल्यूम में और कुछ करेक्शन करनी पड़ेगी प्रेशर में। फर्स्ट करेक्शन करने जा रहे हैं वॉल्यूम में, तो V माइनस एन भी मैंने लिखा है। अब आपने सपोज करना है मेरे पास जो है वो एक वेसल है, इसमें गैस मॉलिक्यूल इनक्लोज्ड है। तो अब जो एक मॉलिक्यूल है, मान लो हम इसी मॉलिक्यूल को लेते हैं। इस मॉलिक्यूल ने जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाई करनी है उसे ये वाला मॉलिक्यूल नहीं ले सकता। मीन्स इस मॉलिक्यूल ने के घूमने के लिए ये सारी स्पेस बनी हुई है, ये जो खाली है, ये जो एम्प्टी स्पेस है, ये यहाँ पे ही घूम सकता है। लेकिन ये कहाँ पे नहीं घूम सकता? ये घूम नहीं सकता जहाँ पे ये मॉलिक्यूल पड़ा है, जहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, जहाँ पे ये मॉलिक्यूल है। ये स्पेस इसकी नहीं है, ये दूसरे मॉलिक्यूल की है। तो इट मीन्स इस सिंगल मॉलिक्यूल के लिए जो है, सपोज मेरे पास ये कंटेनर है, इसमें एक दो मॉलिक्यूल है, तो ये सारी स्पेस इस मॉलिक्यूल के लिए है। लेकिन कितनी स्पेस इसके लिए नहीं है? ये वाली जो स्पेस है वो इसकी नहीं है। इतनी स्पेस में ये घूम नहीं सकता क्योंकि इतनी स्पेस इसने एक्वायर की हुई है। सिमिलरली इस मॉलिक्यूल के लिए भी सेम कंडीशन है, उसके लिए सारा वेसल है, लेकिन ये कितनी स्पेस नहीं ले सकता? ये स्पेस इसकी नहीं है क्योंकि इसमें ये घूम नहीं सकता, ये इसकी है। तो ऐसे ही अगर मान लो जो मेरे पास एक अकेला मॉलिक्यूल है, इसके लिए ये सारी स्पेस है, ये सारी स्पेस जो है इसके लिए अवेलेबल है। लेकिन इसके लिए ये जो बाकी जितनी स्पेस बाकी मॉलिक्यूल्स ने ली हुई है वो स्पेस इसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर मान लो मेरे पास जो है कि n मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए मैंने लिखा है कि अगर मेरे पास जो है n मॉलिक्यूल है तो मेरे पास n भी स्पेस जो है वो अवेलेबल नहीं है। ये जो स्पेस है इसे ये मॉलिक्यूल यूज नहीं कर सकते। अब मान लो, अब सपोज करो कि मेरे पास ये एक बेंच है, ठीक है, तो मान लो ये 5 फीट का है और किसी ने 2.5 फीट जो है वो यूज किया हुआ है, तो दूसरे के लिए तो सिर्फ यही स्पेस बची। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक्चुअल में से जितनी उन्होंने स्पेस ले रखी है उसे माइनस कर दी। फिर मेरे पास कौन सी स्पेस आ गई कि कितनी स्पेस अवेलेबल है जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो घूम सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, बी क्या है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, कि मैंने बी उसे लिया कि कितनी स्पेस उसने ली हुई है। जो मैंने यहाँ पे लिया था 2.5 फीट, वो उसका बी है। एन जितने मॉलिक्यूल है। अब देखो कि जो एक मॉलिक्यूल रहता है वो अपने से 4 टाइम ज्यादा स्पेस एक्वायर करके रखता है, उसे खुद के कंपेयर में 4 गुना स्पेस चाहिए। अब मान लो आप स्कूल में गए, तो स्कूल में आपने बेंच को यूज किया।
अब आप इतनी स्पेस लेते हो, अगर आपको इतनी स्पेस दें तो ये क्या ओके है? नहीं, क्योंकि आपके पास आपका सामान भी तो है, आपका बैग है, आपका टिफिन है, आपकी बोतल है, आपकी नोटबुक्स है। तो आपको ओनली बैठने के लिए स्पेस नहीं चाहिए, आपको बाकी सामान रखने के लिए भी स्पेस चाहिए। तो इट मीन्स इसीलिए जो मॉलिक्यूल है वो खुद से 4 गुना ज्यादा स्पेस को एक्वायर करता है। इतनी स्पेस वो किसी को भी नहीं देता कि वो यूज कर सके। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि ये जो बी है जो वो ले रहा है वो कितनी जगह ले रहा है, वो 4 टाइम ले रहा है, खुद से 4 टाइम जगह उसे चाहिए। अगर कोई भी मॉलिक्यूल इतने से या इस स्पेस से अंदर आने की कोशिश करेगा तो ये मॉलिक्यूल उसे रिपल्शन देगा, तो ये रिपल्शन फील करेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने करेक्शन ऑफ कर दिया वॉल्यूम। फिर आता है करेक्शन ऑफ प्रेशर। करेक्शन ऑफ प्रेशर। अब सपोज करो कि जो मेरे पास एक वेसल है, इसमें जो गैस है, ये जो मॉलिक्यूल इन द सेंटर है, इन द इंटीरियर ऑफ द वेसल है, इसे हर एक डायरेक्शन से अट्रैक्शन मिल रही है। तो इसकी नेट फोर्स जो है वो 0 है। ये रूल है इसकी, अगर मॉलिक्यूल जितने भी मॉलिक्यूल सेंटर में अवेलेबल होते हैं उनकी नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 रहती है। ये इसे कैंसिल करेगा, ये इसे कैंसिल करेगा, इसे कोई और कैंसिल कर देगा। तो सेंटर में जो है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को 4 डायरेक्शन से, चारों दिशाओं से मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इनकी जो नेट फोर्स है वो इक्वल टू 0 हो जाती है। लेकिन सपोज करो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पड़े हैं। अभी से ये वाला मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है ना जो इसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसकी नेट फोर्स क्या होगी? 0। इसकी नेट फोर्स क्या है? इसकी जो नेट फोर्स है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाती है, क्योंकि कैंसल इफेक्ट करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई भी नहीं है जो इसे अट्रैक्ट कर रहा है। अब हमने बात करनी है करेक्शन ऑफ प्रेशर की। तो अब मान के चलते हैं कि मेरे पास ये जो गैस मॉलिक्यूल है, आपको ये पता है कि जब मॉलिक्यूल दीवार से टकराता है तो प्रेशर पैदा होता है। अब कोई मॉलिक्यूल है, इसने यहाँ पे था, इसने दीवार से टकराना था, लेकिन पीछे से ये जो मॉलिक्यूल पड़े हैं ये इसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स इसने जिस स्पीड से आके टकराना था अब वो स्पीड इसकी स्लो हो गई, क्योंकि इसे खींच रहे हैं पीछे की तरफ। तो जो प्रेशर इसने क्रिएट करना था उस प्रेशर से कम प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अगर कम प्रेशर क्रिएट हो रहा है इन मॉलिक्यूल के खींचने से, तो इट मीन्स हमें इसमें करेक्शन करनी पड़ेगी। हमें वो प्रेशर जो कम हो गया अट्रैक्शन की वजह से उसे हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो अब प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर डिपेंड अपॉन डेंसिटी। प्रेशर डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और डेंसिटी जो है वो स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। और जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मैंने ये रिलेशन बना लिया कि P D पे डिपेंड करती है, D C D स्क्वायर पे डिपेंड करती है, और C N अपॉन V पे है। तो अगर C की वैल्यू अगर C N अपॉन V पे डिपेंड करती है तो इट मीन्स मैं C की जगह N अपॉन V पुट कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया? D डिपेंड अपॉन N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। अब अगर P D पे डिपेंड करती है तो मैं D की वैल्यू ये पुट कर सकती हूँ N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। एज यू नो कि प्रोपोर्शनैलिटी के लिए हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो वो कांस्टेंट आ गया यहाँ पे A। तो अब ये हो गया हमारा प्रेशर में मैंने करेक्शन कर दी है। तो अब जो प्रेशर में जो मैंने मतलब प्रेशर हमने फाइंड आउट किया कि ये प्रेशर जो है इम्पार्ट होना चाहिए था, लेकिन वो ऐड ऑन नहीं हुआ। तो हमने क्या किया? एक्चुअल प्रेशर में इस P को ऐड ऑन कर दिया, और हम मेरे पास करेक्शन ऑफ प्रेशर के बाद एक्चुअल प्रेशर की वैल्यू ये आ रही है। अब आइडियल गैस इक्वेशन जो है उसकी इक्वेशन बनती है PV इज इक्वल टू nRT। लेकिन रियल गैस की अब इक्वेशन क्या बनेगी कि प्रेशर में करेक्शन होने के बाद ये बन गया एक्चुअल प्रेशर, वॉल्यूम में करेक्शन होने के बाद ये बन गया एक्चुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT। ये है हमारी वंडर वॉल इक्वेशन, जिसे हम रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। आई होप दिस कंटेंट इज सफिशिएंट फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस इक्वेशन। Yet if you feel any query then you can ask, and if you like my video then please subscribe my channel also. Thank you.